नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल राग के बारे में। दरअसल राहुल गांधी भी राजनीति में जिस तरह की राग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ध्रुपद और जो दूसरी रागें होती हैं उससे भी अलावा एक नई राजनीतिक राग हो जाए। उसकी वजह ये कि देश में जब कोई संकट की बात होती है तो फिर राहुल के सुर देश की भावना से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। चाहे डोकलाम की बात हो, गलवान घाटी की बात हो, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के 9 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने के बाद की बात हो। हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय कितने सैनिक मरे, भारत के राफेल कितने गिरे, और ट्रंप ने अगर कुछ कहा तो फिर ट्रंप के सामने मोदी का सरेंडर, मोदी ट्रंप के लिए डांस करते हैं। ये जो राग है, आज हम इसी पर बात करेंगे। वजह यह कि लोकसभा में आज बजट भाषण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक तरह से चर्चा हो रही थी। उस पर राहुल गांधी ने 2020 के एक ऐसे मामले को उठाया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, रक्षा विभाग, भारतीय सेना और भारतीय अस्मिता से। उनका कहना यह था कि चीन के 4 टैंक भारतीय सीमा में घुस आए थे। किसके बिना कह रहे थे वो? कि भारतीय सेना के अध्यक्ष नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब में लिखा है। जब किताब ही अप्रकाशित है तो फिर उस पर संवेदनशील मुद्दे पर लोकसभा में बात क्यों? ना मौसम था, ना दस्तूर था, और ना इस तरह से हम कहें कि वजह थी। मौका ना मौसम ना दस्तूर, क्योंकि चर्चा होनी थी बजट पर और बात चलेगी चीन और चीन के टैंकों पर। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो हमारे IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। फ़ोन पर जुड़ेंगे जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी, और दिल्ली से जुड़ेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का क्या कहना है, दोनों की बात सुनते हैं और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में। हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच में क्या बात होता है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का बीच में क्या बात होता है, ये कोई सार्वजनिक घोषणा करके बताने का चीज होता है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने बचपना नादान में ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है। कुल मिलाकर बात अब यहाँ तक पहुँची है, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये बचपना नहीं है, सोची समझी साजिश है, ये महत्वपूर्ण है। सड़कों पर तो इस मुद्दे पर बात होती है कि सोची समझी साजिश के तहत गलवान घाटी की बात कांग्रेस करती है या विपक्ष करता है, डोकलाम की बात होती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, ट्रंप के सामने नरेंद्र सरेंडर की बात होती है। ये भी होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के कहने पर भारत ने युद्ध विराम किया, और ये भी कहा जाता है कि 72 बार ट्रंप ने कहा और मोदी एक बार भी नहीं कह रहे। इसका मतलब मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। अगर कोई 72 बार बोल रहा है और दूसरा कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि वो डरा हुआ नहीं है, वो इसको इग्नोर कर रहा है और जवाब देने लायक भी नहीं समझ रहा है। ये बहुत साधारण सी बात है। लेकिन राहुल राग के मामले में बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या फिर ये सब चर्चा होगी, 2020 की भी बात होगी, तो फिर चीन से जो युद्ध हुआ था नेहरू जी के ज़माने में, उसकी बात भी होगी? वो बात क्यों नहीं होती है? मुझे याद है, मैं बस एक बात जोड़ के चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद में एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार ने कहा था
कि चीन ने हमारी बहुत सारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा था कि वो बंजर ज़मीन थी, इसलिए चली भी गई तो कोई ख़ास बात नहीं है। तब उन राज्यसभा के सदस्य ने अपने सर पर से टोपी उतार कर कहा था कि मेरे सर पर भी बाल नहीं है, ये भी बंजर है, तो क्या ऐसे भी काट दिया जाएगा। तो बंजर ज़मीन है, इसलिए चीन ने अगर कब्जा कर लिया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए फिर राहुल गांधी को, 2020 डोकलाम के बजाय, ऑप्शन सिंदूर के बजाय। तो चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नागेंद्र जी आपके साथ। मामला सेना का है, राष्ट्रीय अस्मिता का है, 2020 का है, 2026 में आखिर क्यों इस पर बात हो रही है? सदन में बात होनी थी बजट पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, ये 2020 का मुद्दा कैसे आ गया? आ भी गया था तो जिस वजह से आया वो एक किताब के बारे में है। सेनाध्यक्ष ने एक किताब लिखी लेकिन वो अप्रकाशित है, अनपब्लिश्ड है। अप्रकाशित किताब पर चर्चा क्यों? लिखने वाले भी देश के सेना के अध्यक्ष रहे, मामूली आदमी नहीं है। बोलने वाले भी नेता प्रतिपक्ष है, मामूली आदमी नहीं है। स्थान भी भारत की लोकसभा है, मामूली स्थान नहीं है। तो फिर इस तरह की बातें क्यों? पहले आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी राघवेंद्र जी, पहली बात तो देखिए, ये मौका और दस्तूर किस चीज का था जब उन्होंने, राहुल गांधी ने ये राग छेड़ा। ये उसी तरह है कि क्रिकेट के मैच में आप कबड्डी की कमेंट्री करने लग जाए तो कैसा मैच नजर आएगा, क्योंकि चल रहा होगा, मैदान में चल रहा होगा क्रिकेट और कमेंट्री आ रही होगी कबड्डी की। इसको आप देखिए कि राष्ट्रीय हित से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता को लेके और अन्य चीजों को लेके बोलते वक्त किसी भी राजनेता को, पक्ष विपक्ष उसमें सभी शामिल है, बोलते हुए बड़ा सहेजना पड़ता है, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। एक एक बात को बड़ा तोल मोल के बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि जो बोला जाता है उसका व्यापक असर पूरी दुनिया में जाता है, दुनिया भी उसे सुनती है। और संसद में जब आप बोल रहे हैं तो उसका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है किसी भी बात को कहने के लिए। तो ये शायद समझ मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी में अभी भी नहीं आई इन चीजों को लेके या करने के लिए। और जब वो इन बातों को उठाते तो आप ये देखिए कि सरकार पे नहीं, जब वो ये बात कहते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई तनाव की सीमा पे स्थिति आती है और कई इसी तरह की बातें आती है, तो उस समय के जो भी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होते हैं या टेक्निकल डिसीजन होते हैं, वो सेना के प्रमुख लोग लेते हैं उसे करने के लिए। उस पे उसका अनुमोदन या उसका समर्थन रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जो कुछ होंगे वो करेंगे, क्योंकि जमीन पे जो हो रहा है उस समय वो हमारे प्रमुख है, जो चाहे वो प्रधानमंत्री चाहे रक्षा मंत्री, वो जानते हैं कि जमीनी हालातों से उस वहां के कमांडर और वहां की सेना वाकिफ होगी वो उसके लिए। तो जब इस तरह की बातें उठाई जाती तो आप ये भी मानिए कि ये एक तरीके से सीधा सेना पे सवाल उठाया जाता है। और आपने भी अपने शुरुआती संबोधन में एक फहरिस्त गिनाई है पूरी कि कब कब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या क्या राग अलापते रहे हैं इसको करने के लिए। और वो उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए राघवेंद्र जी कि बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर चीन के और पाकिस्तान के मामले पे एक अलग से सत्र बैठा लिया जाए और जब से देश आजाद हुआ अब तक ये मौजूदा समय के लिए अगर पूरी बहस चली जाए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक उंगली भाजपा सरकार की तरफ उठ रही है तो 4 उंगलियां कांग्रेस सरकार की तरफ भी उठेंगी या करेंगी। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो के सारे डिसीजन परफेक्ट होते हो सकता है कुछ खामी रह जाती हो, मैं ये नहीं कहता रही है कि रह जाती हो, लेकिन इन बातों के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में बंद कमरों में चर्चा करने की जरूरत होती है, जिम्मेवारी से चर्चा करने की जरूरत होती है, इनमें ढोल पीटने की जरूरत नहीं होती है। और जब कुछ ऐसा तथ्यागत आया ही नहीं है, आप किस किताब को लेके बात कर रहे हैं जिस किताब को पब्लिश ही नहीं हुआ है? और आप हम ये कैसे मान लें कि एक तथाकथित मैगजीन ने जो छापा है वो उसी किताब के अंश है जो पब्लिश नहीं हुई है? ये नैरेटिव भी तो हो सकता है, ये फेक भी तो हो सकता है, ये एजेंडा भी तो हो सकता है। क्या इसकी कोई हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है कि ये जो अनपब्लिश जो पब्लिश नहीं हो बुक उसी के कुछ हिस्से या उसी के कुछ अंश है? ये कैसे पता चला जाए? तो इसको जिम्मेवारी से देखने की जरूरत है, मैं तो ये मानता हूँ। देखिए आपने कहा कि अगर बात होगी तो दूर तक जाएगी, और दूसरी बात जिस पर किरण रिजिजू भी एतराज कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अनजाने में नहीं बोल रहे हैं, वो लड़कपन में नहीं बोल रहे हैं, वो सोची समझी साजिश के तहत बोल रहे हैं। क्योंकि हर बार देश के खिलाफ बोलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अलग बात है कि देश इसको हल्केपन से ले या बर्दाश्त करे, लेकिन किसी और दूसरे देश में ये संभव नहीं है, चाहे वो देश अमेरिका हो जो बहुत ही लोकतंत्र की बात करते हैं, या इंग्लैंड की हम बात करें। लेकिन बात यही है कि वो कभी कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, राहुल गांधी बम फूस निकल जाता है।
फिर कभी कहते हैं कि परमाणु बम फेंकने वाले हैं, जो वो इसी के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक भी बात उनकी गहराई से, वजनदारी से नहीं दिखी। और फिर उसके बाद भाषा के हम बात करें तो संसदीय जो मर्यादा होती है उसके विपरीत उनका आचरण है। ना तो उनका ड्रेसअप वैसा है, टी शर्ट पहन के आते हैं जैसे मॉर्निंग वॉक करने आ रहा है। ये भी हर दिन सदन का एक तरह से अपमान है ये, कि हमको तो अंडरवियर बनियान में आना, कोई मेरा क्या कर लेगा। अगर आप इस मूड पर हैं तो फिर देश आपको नेतृत्व देगा, ये तो अलग बात है। कांग्रेस के भीतर ही उनके पास नेतृत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में इस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, भूखी मर रही चीन की सेना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रसद भेजने के आदेश दिए थे। अगर वो रसद न भेजी जाती तो चीन की सेना बहुत कमज़ोर पड़ जाती। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अगर हम 1971 की बात करें, बांग्लादेश जरूर बन गया, लेकिन हमने जीती हुई सारी भूमि वापस लौटा दी। ये किसके दबाव में लौटाई थी? भारतीय सेना के बलिदान और शहादत के बाद। इस पर भी सवाल होने चाहिए। लेकिन फिर ये गंदगी है राजनीति में, जिसको उछालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कीचड़ पर कोई पत्थर मारेगा तो कुछ छींटे उस पर भी आएंगे। आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है कि राहुल राग, चूँकि आप राजनीति के जानकार हैं, पत्रकारिता के आप सिद्धस्त हैं और संगीत में भी आपकी गहरी पकड़ है, तो ये राहुल राग को आप किस ढंग से देखते हैं? ये राहुल राग नहीं है, ये बेसुरा राग है और कोई भी और कर्कश है। ये किसी को पसंद नहीं है। आप यदि वहाँ बैठे और आपको यदि रागदारी करनी है तो कुछ मधुर और कुछ अच्छे स्वर लगाओ तो लोगों को मज़ा आए। कम से कम बीजेपी को मज़ा नहीं है तो आपकी पार्टी के लोगों को मज़ा आना चाहिए। लोग आज इन्हीं के बात पर, इन्हीं के संसद सदस्य वो भी हंस रहे थे इस बात पर, अध्यक्ष जी ने भी ठोका। योगीराज जी, मज़ा आता ना, पाकिस्तान को मज़ा आता है, चीन को मज़ा आता है, क्योंकि वो मज़ा भारत को देने के लिए नहीं है, वो चीन को मज़ा दे रहे हैं, वो ट्रंप को मज़ा दे रहे हैं। मैं आपकी बात में अनुमति चाहता हूँ एक लाइन जोड़ने की। एक बार ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके तुरंत बाद कुछ सेकंड की देरी किए बगैर राहुल गांधी ने कहा कि आई एम आल्सो सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज डेड एक्सेप्ट पीएम एंड एफएम। फाइनेंस मिनिस्टर और पीएम को छोड़कर पूरी दुनिया मानती है कि भारतीय इकोनॉमी खत्म हो गई है। लेकिन उसके कुछ दिनों पहले आया था कि भारतीय इकोनॉमी ने चौथे नंबर का दर्जा हासिल किया दुनिया के देशों में। हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए। अभी जब ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगाए तो भारत की इकोनॉमी लगा था कि नीचे जाएगी, लेकिन जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अनुमान से भी ऊपर रही। आपकी राय? नहीं, यही दर्द है राहुल गांधी का कि इतने सारे इश्यूज उठाने के बाद भी वो माहौल नहीं बना पाए मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। इसलिए वो एक वो जो कहावत होती है, खेलेंगे खिलाओगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, उस व्यवहार की तरह वो आ गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर वो उठा रहे हैं, आज से 5-6 साल पुराने मुद्दे को उठाने की आज कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसा कि किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि वो जानबूझकर कैसा उठाते हैं, और निश्चित तौर पर वो सदन की मर्यादा के साथ, सदन की गरिमा के साथ, सदन के कायदे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझते। अध्यक्ष उन्हें बार बार टोकते हैं तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी आप बता दीजिए मैं क्या बोलूँ। तो इस तरह की उनकी भाषा है और उनके टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, किसी भी तरीके से उनको बदनाम किया जाए। इसमें मैं एक दूसरी भी बात कर रहा हूँ जी। राहुल गांधी को सब समझ रहे हैं। किरण रिजिजू तो साफ ही कह दिया उन्होंने कहा साहब ये किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, ये देश के विरुद्ध ये बात कर रहे हैं, सदन के नियम कायदे कानून को नहीं मान रहे हैं। मेरा सवाल ये है, तो ये अध्यक्ष जी, ये सरकार ये क्या कर रही है? ये उनको क्यों इतनी खुली छूट दे रही है राहुल गांधी को? अध्यक्ष के पास अधिकार है, आप 6 मार्शल बुलाएं और टांगा टोली करते बाहर फेंकवा दें संसद से आप, क्योंकि राहुल गांधी का आचरण ऐसा ही आचरण है। ये जो गांव में कहा जाता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के देव होते हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो बार बार उनको नियम कायदे कानून का हवाला दे रहे हैं, वो बार बार नियम कायदे कानून तोड़ रहे हैं और अध्यक्ष से ही सवाल कर रहे हैं वो कि अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए अब मैं क्या बोलूँ। और सदन की कार्रवाई 40 मिनट तक तो लगातार उन्होंने बाधित की, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया अध्यक्ष जी ने। फिर जब 2 बजे आए तो फिर वही शुरुआत, उन्होंने कहा बोलिए आप नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए, बोले तो फिर वही कि इसमें प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा, रक्षा मंत्री के बारे में ऐसा, फिर चिल्ला चोट शुरू हुई। फिर आखिर अध्यक्ष जी को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी 4 बजे तक। 4 बजे फिर अध्यक्ष जी आए, उन्होंने कहा चलिए आप फिर बोलिए, और फिर वही उनका डोकलाम राग शुरू हो गया।
मेरा ये कहना है कि आप इनको इतनी लिबर्टी क्यों दे रहे हैं? आपके पास पावर है, आपके पास नियम है, आपके पास कायदा है, आपके पास कानून है। कोई नियम कायदे कानून से नहीं बोलेगा, बाहर कर दीजिए आप उसको। और अनावश्यक टाइम क्यों दे रहे हैं आप राहुल गांधी को बाहर मत करो, आप दूसरे सदस्य को मौका दो। आप एक आदमी 4 घंटे खा गया संसद के और आप उसको नियम कायदे कानून बताते रहे। वो मान कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहे वो कि क्या नियम है, क्या कायदा है, क्या कानून है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप बताइए ये बात आप किस कोर्ट के किसके हवाले से कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे कहा कि आप बताइए इसका सोर्स क्या है। उन्हें सोर्स बताना नहीं, उन्हें तो वही आलापना है। तो जब वो इस स्तर पर आ गए हैं तो उनको उसी स्तर पर जवाब देना चाहिए। इसमें अध्यक्ष जी को थोड़ा सा कठोर कदम उठाना चाहिए। आप ये मत मानो कि जनता सब समझ रही है। ये बीजेपी की एक नई टैक्टिक शुरू हो गई कि साहब जनता जवाब देगी, जनता सब समझती है। जनता ही सब समझेगी तो आप करेंगे क्या वहाँ सदन में अध्यक्षता करके? आप क्या आप पे लगातार वो कुछ भी उल जुलूल आपसे सवाल कर रहे हैं अध्यक्ष से, सदस्यों की बात नहीं कर रहा मैं। और आप उनको नियम कायदे कानून बता रहे हैं। क्या उनको पता नहीं नियम कायदे कानून क्या है? किसी भी अप्रकाशित किताब के बारे में आप बोल ही नहीं सकते संसद में। अध्यक्ष जी ने तो ये कहा कि प्रकाशित किताब के बारे में नहीं बोल सकते। तो जब बोल नहीं सकते तो आप क्यों बुलवा रहे हैं उनको? आप तो ये अध्यक्ष जी को भी सोचना चाहिए कि ये अनावश्यक किसी को। सबसे प्रमुख बात है आपने 4 घंटे खराब कर दी आपने। तो इसमें ये आ रहा है ना कि साहब भाजपा भी उसके साथ सहमत है और कांग्रेस भी सहमत है। आप सदन की कार्रवाई कहाँ, दूसरे सदस्यों को कहाँ मौका दिया जा रहा है? तो सवाल आप पर भी उठेंगे अध्यक्ष जी, आप पर भी सवाल उठेंगे। यदि ऐसे उल जुलूल बातें करने वालों को आप 2-2, 3-3 घंटे का समय देंगे तो फिर ये आप अन्य सदस्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको आप बराबरी का मौका नहीं दे। बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत में कहा था कि जिनकी किताब का वो जिक्र करते हैं वो भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे, मामूली आदमी नहीं है। जो जिक्र कर रहे हैं वो देश में नेता प्रतिपक्ष हैं। जिस स्थान पर कहा जा रहा है वो देश की संसद है, जहाँ से कानून बन के पूरा देश उस कानून पर चलता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब क्यों कहा जा रहा? तो किरण जी ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत है। तो बीजेपी क्या सोचती क्या नहीं सोचती, लेकिन योगीराज जी ने कहा कि देश के कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के, उनको कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। कम से कम इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर ऐसा लगता है कि कई बार सदन को बहुत ही उदारता से चलाने के मकसद में एक ऐसी छूट मिल जाती है जो खराब नज़ीर पेश करती है। मैं चर्चा में हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, उनको जोड़ता हूँ। सूरज जी, आप किस ढंग से सोचते हैं कि आम कार्यकर्ता, आम आदमी और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं तो जब से देखा हूँ राहुल गांधी जी को कि पिछले 10-12 साल पहले मुझे भी लगता था कि राहुल गांधी जी, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, हमारे 1992 में जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में एक मैच हुआ था राघवेंद्र जी, भारत की टीम का और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का। उस समय एक मांगीलाल नाम का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो इंग्लैंड की टीम के पास जाके बैठ गया। उनके जो दर्शक थे और वो जब हूट करते इंग्लैंड की टीम उनके साथ, वो उनका सपोर्ट करता। जब भारत का आउट होता तो वो भी चिल्लाता, जोर से शॉट करता। तो उसके बाद में दर्शकों ने उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने कहा भाई नादान है, मांगीलाल को पता नहीं था, तो वो चला क्या हो गया। तो 10-12 साल पहले जब राहुल गांधी के ऐसे बयान आते थे तो मुझे लगता था कि अनर्गल बोल रहे हैं, मंदबुद्धि है, इनको इस चीज का विषय की जानकारी नहीं है, अनजाने में बोल रहे हैं। लेकिन अब ये लगने लगा है कि लगातार सेना पर अटैक करना, सेना को इनकी पार्टी के लोग खुलेआम सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा था। मुझे याद है वो बयान कि सड़क का गुंडा होता है सेना अध्यक्ष, और सेना पे लगातार कार्रवाई करना। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी सेना पे सवाल कर देना। तो कहीं नहीं लगता है कि ये जो विदेशी एजेंसियां है उससे इनका गहरा कोई नाता है, या कुछ ऐसा उनका कुछ फैक्ट हुआ है कि वो उनकी वकालत करते हुए दिखाई अधिक देते हैं बजाय मांगीलाल के। और लगातार हर मुद्दे पे मैंने तो ये देखा है कि चाहे चाइना से रहा हो, चाहे पाकिस्तान से रहा हो, चाहे ट्रंप के जो बयान अभी आपने बताए थे, तो वो उनका समर्थन उनको करना पड़ता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी की कि वो लगातार जो है विदेशी ताकतों के इशारे पे भारत की सेना पे अटैक कर रहे हैं, भारत की निर्वाचन व्यवस्था पे अटैक कर रहे हैं, चुनाव प्रणाली पे अटैक करते हैं, और भारत के जो महापुरुष है उन पे अटैक करते हैं वो, और भारत की जो परंपराएं संस्कृति होती है उनके भी खिलाफ जाकर के वो एक कदम आगे जाकर के और उनका जो है वो अपमान करते हैं। चाहे भारत के धार्मिक मंदिर रहे हो उनके लिए उल्टा सीधा बोल देंगे। कभी वो जो है सावन के महीने में जाकर के खान मार्केट में जो है वो नॉनवेज खाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे जो परंपरा को खिलाफ करेंगे, जो हमारी सेना को खिलाफ करेंगे, और जो हमारे जो इस तरह के मुद्दे, अभी ये जो आज का इशू है इसमें लगातार जो लोकसभा अध्यक्ष है
उन्होंने नियमों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 491 के अंतर्गत जो है आप ये नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, उनकी कैसेट अटकी हुई है। तो ये कोई अनजाने में नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये पूरी सोची समझी और साजिश के तहत कर रहे हैं, जिससे विदेशी ताकतों को, विदेशी मीडिया को हवा मिले इन मुद्दों को लेकर के। और भारत जो तेजी से सूरज जी एक बात और है इसमें, हंसी मजाक में कहा जाता था लेकिन अब लगता है कि वो बातें गंभीर है। किसी ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ आप हो जाएं तो फिर आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ शहबाज शरीफ हुए तो इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ पीएम हुए। अमेरिका के साथ अगर बांग्लादेश में जो यूनुस साहब हैं वो हुए तो निर्वाचित प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके बर्खास्त तख्ता पलट करके उनको बना दिया गया। ये स्थिति श्रीलंका की भी हुई, नेपाल की भी हुई। तो उन्होंने कहा चुनाव में तो जीतना मुश्किल है, तो क्यों ना एक ये रास्ता भी अपनाया जाए। ये इस तरह की जन चर्चाएं जो चलती है बाजार में, बहुत सारी जन चर्चाएं भाजपा के खिलाफ भी चलती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि देश में लोकसभा एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही सकारात्मक बात होनी चाहिए देश के हित में और जनता के हित में, लोक हित में, ना कि पाकिस्तान के, अमेरिका के हित में या चीन के हित में। मैं पूछूंगा नागेंद्र जी आपसे, चाणक्य साहब एक बात बोल गए हैं, इसको राहुल गांधी से ना जोड़ा जाए, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं जिनको पता चले कि विदेशी महिला के से उत्पन्न पुत्र को या संतान को देश की कमान नहीं सौंपनी चाहिए। अब ये कितनी सही है, कितना वो चाणक्य साहब जो बोल गए थे वो सही है, और आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़कर देखें ना देखें, लेकिन लगता है कि उन्होंने बहुत गहरी बात कही थी, इसलिए चाणक्य नीति को लोग आज भी मानते हैं। आपकी राय? मैं एक बात सुनाऊंगा जिससे मैं अपना जवाब देना चाहूंगा जी। एक मोहल्ले में एक परचून के व्यापारी थे जो परचून की दुकान चलाया करते थे। बदलते दौर में जब ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन बढ़ गया, मॉल बढ़ गए, तो उनकी बिक्री बहुत कम हो गई। तो वो बिक्री कम होने की खींच लोगों पे इस तरह उतारा करते थे उस मोहल्ले वालों से कि जब कोई परिवार घूम के आया करता था तो उसको रोक लिया करते थे कि आप कहाँ घूम के आए, वो बताया करते थे फलानी जगह। तो उस जगह का एक ऐसा कम प्रचलित टूरिस्ट प्लेस का नाम लिया करते थे जो होती थी मौजूद, लेकिन कोई घूमने नहीं जाता कि आप वहां गए, तो कहते थे वहां तो नहीं गए। फिर आपने क्या घूमा, आपने वहां घूम ही नहीं पाया, आप वो जगह तो बहुत प्रचलित थी और गूगल पे देखा जाए तो मिलती थी कि वो ऐसी जगह थी। इस सलाह उसने लोगों को कई साल तक हर लोगों से सवाल करते, लोगों में एक क्यूरियोसिटी जग गई कि ये व्यक्ति पिछले 15 साल से तो हम देखते कि दुकान एक भी दिन इसकी बंद नहीं रही है, दुकान पे रहता, और ये जहां भी कहीं घूमने जा रहे हैं देश के किसी भी हिस्से में वहां की ऐसी जगह के बारे में बताता है। तो एक बार लोग इकट्ठे उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई साहब, हमने आपकी दुकान का शटर एक दिन भी बंद नहीं देखा, और फिर भी आप कहीं भी घूमने जाते देश के किसी भी हिस्से में, वहां की आप एक जगह के बारे में बतला देते, तो आप कैसे, कब चले जाते, कब आप घूमे जगह? तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ये आश्वस्त करो कि आप मेरे से संभाल लोगे परचून का अगले 1-2 साल तक, तो मैं आपको ये राज खोलूं। सब लोगों ने शपथ लेके हाँ कर दी। तो उसने कहा कि दरअसल मैं अखबारों में आने वाले और मैगजीनों में आने वाले पर्यटन विशेषांकों को पढ़ता हूँ और उसमें से वो जगह रख लेता हूँ इस तरह की, और मैं आप लोगों से अपनी वो खींच उतारता हूँ कह के कि जब आप उस जगह गए या नहीं। मैं कहीं नहीं घूमा आज तक, मैं इस दुकान के अलावा कहीं गया ही नहीं हूँ। तो ये खींच उतारने की सी बस एक बात है। लोग, जनता समझती है भारत की परिस्थितियां, भारत की चीजें बहुत अलग तरह की चीज है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कह रहे थे, मैं इनसे योगी राज जी से भी समझता हूँ कि लोकसभा स्पीकर या सरकार इन्हें क्यों मौका देती है, वो शायद इसलिए मौका देती कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो, पता चले कि अपरिपक्व है राजनीति। आपने पूरी कहानी सुना के सब बता दिया, लेकिन वो कम से कम अखबार तो पढ़ते थे, मैगजीन तो पढ़ते थे। अब ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन समय समाप्ति की ओर है। अब बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं योगीराज जी आपसे चाहूंगा, लेकिन 2-4 वाक्यों में निपटा कर देंगे तो मुझे सहूलियत होगी। नहीं, असल में है क्या, देखिए, आप कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट आप रखें तो उसको पूरा रखें। उसी किताब में आज वो नरवणे साहब का इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने क्लियर कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने सेना के पक्ष में कहा कि वो जब उनके टैंक थे तो हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे और उनको हटना पड़ा। वहाँ वो टैंक दिखाए गए पीछे हटते हुए चाइना के। सरकार ने सेना को खुले हाथ से हाथ खोल दिए थे और कहा था कि जो आप निर्णय करें वो ठीक रहेगा। यही स्थिति ऑपरेशन सिंदूर में थी, यही पहलगाम और दूसरी जगह थी। मुझे लगता है कि सेना को फ्री हैंड छोड़ने के बाद सेना को पता होता है किसी राजनेता से ज्यादा कि हमको दुश्मन को कहाँ मारना और कितनी तैयारी से मारना है। जी
मैं यही कह रहा हूँ कि आप नाहक किसी को बदनाम कर रहे हैं ठीक। और बिना किसी सबूत और तथ्यों के बदनाम कर रहे हैं। उसी किताब में आगे लिखा है कि 10-15 मिनट पहले फोन आया और 10:30 बजे रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है। हाँ, आप जो जैसे आपको चाहें ठीक वैसा- लगता है वो जो आपको कार्रवाई करना करें हो आप। करें। तो कुल मिलाकर जो मैंने चाणक्य की बात की थी कि विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न किसी संतान को देश की बागडोर या सम्राट बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी पर कितनी फिट होती पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी का जो आचरण है वो देश के सरकार के खिलाफ जरूर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता है, लेकिन सेना के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं अगर ये कमजोर होंगी तो फिर देश ही नहीं बचेगा। तो राहुल राग आगे कितना और चलेगा देखते आने वाले दिनों में। फिलहाल चर्चा को रोकते और तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। युगराज जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।